Gentlemen, I've come to pass you out. Remember, ध्यान से सुनिए. Remember, there is no place for a defeated soldier. Either you win or you die. अरे इस फौज में एक हारे हुए सिपाही के लिए कोई जगह नहीं है. या तुम जीतो या मर जाओ. तो वो पूरे गांव के आदमी औरत बच्चे सब लग गए. उसके टुकड़े खोले, हमने गन को डिसमेंटल किया और वो बांस पे लाद लाद के सब चढ़ा दिया. फिर हमने कहा भंगड़ा करो. समझ गए? अगर तुमने माँ का दूध पिया है, फायर करके दिखाओ. है हिम्मत तो करो फायर. हम लोग खुले में आके डांस कर रहे हैं. है हिम्मत तो करके दिखाओ सब. सिविलियन से आर्मी ऑफिसर बनने के बाद ये रिटायर हुए और टीचर बनने के साथ साथ इन्होंने कई सारे किताबें भी लिखी. अब तक ये 35 किताबें लिख चुके हैं और पब्लिश कर चुके हैं. आइए बात करते हैं मेजर जनरल गगनदीप सिंह बख्शी जी से. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू. सर, सो जीडी बख्शी को गुस्सा क्यों आता है? यू नोन एज द एंग्री मैन. देखिए, बात ऐसी है कि अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि क्यों आप इतने गुस्से में आ जाते हो, आपा खो बैठते हो टीवी डिबेट्स में. लेकिन बात ऐसी है कि जब बात हो रही हो मेरी फौज की, मेरे देश की, तो मैं लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे लिए ये थ्योरी नहीं, मेरे लिए ये एक सिर्फ डिबेट डिस्कशन नहीं. मुझे याद आती है जब भी मैं टीवी पे बात करता हूं अपने जवानों की, जिनके मैंने हाथ पकड़े हैं जब वो दम तोड़ रहे थे. मैंने आखिरी बार पानी पिलाया है. मैंने जवानों को देखा है जिसकी पेट में गोला लगा और उसकी अंतड़ियां आके बाहर आ गई, अपने ही हाथ से अंतड़ियां वो वापस डाल रहा है. और जब उनको लोग गाली गलौज करते हैं, उन पे मानवाधिकार के हनन का आरोप लगाते हैं, अंट संट उनके खिलाफ बकवास करते हैं, एक तो लड़ो देश के लिए और मरो देश के लिए और ऊपर से गालियां खाओ, तो मुझे सच्ची फिर मैं आपे के बाहर हो जाता हूँ. बहुत गुस्सा आता है कि हर समय मेरे सामने वो छवि रहती है उन घायल जवानों की, उन दम तोड़ते जवानों की, जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ दिया और बदले में केवल गाली खानी पड़ी, खासकर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में. तो बात करते हैं आपके वॉर्स की. आपका जो आर्मी करियर रहा है, कितने युद्ध लड़े हैं आपने, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द बांग्लादेश वॉर? देखिए, मेरा तो तकरीबन सैनिक जीवन आधे से ज़्यादा 37 साल मैंने इस देश की सेवा करी है यूनिफॉर्म में, और आधे से ज़्यादा मैं लड़ाई में रहा हूँ. हर मैदाने जंग मैंने देखा है. जब हमारी सर्विस शुरू हुई, हम लोग IMA देहरादून में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो अक्टूबर के महीने में हमको जो हमारे एडजुटेंट साहब थे, पूरे कोर्स को इकट्ठा किया उन्होंने ड्रिल स्क्वायर पे, और बोला कि बॉयज़, हम आपकी ट्रेनिंग से बहुत खुश हैं और हम आपको 1 महीना पहले कमीशन दे देंगे, 1 महीने की सीनियरिटी आपको मिलेगी. तो हमने बड़ी तालियां बजाई, वाह वाह कहा. तो वो बेचारे अपने कंधे के ऊपर मुड़ के उन्होंने असिस्टेंट एडजुटेंट को बोला, बेचारे. तो उसने बोला, क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले, ये नहीं जानते कि महीने के अंदर लड़ाई शुरू होने वाली है. इनको सीधा यहाँ से एकेडमी से उठा के लड़ाई के मैदान में झोंक देंगे. ना जवानों के इनके नाम पता होंगे, ना इनको जवानों के नाम पता होंगे, लेकिन क्योंकि यंग ब्लड है इसलिए ये दौड़ते हुए सबसे आगे जाएंगे और मैक्सिमम ये लोग मारे जाएंगे. और उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही बैठी. मेरा जो बैच है उसको कहते हैं बैच ऑफ 71, ठीक है, और बॉर्न टू बैटल बैच, ठीक है, कि जो लड़ाई में पैदा हुआ. और चलते देखिए, इसके मेरे लड़ाई के पहले दिन हम बांग्लादेश के युद्ध में थे. मेरे कितने साथी अपनी सर्विस के पहली रात को ही शहीद हो गए, ठीक है. उनको पहली पेंशन, उनको पहली तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन उनके घर, उनके माँ बाप के पास उनकी पहली पेंशन पहुंच गई, ठीक है, क्योंकि वो पहले दिन अपनी सर्विस के शहीद हो गए थे. कितनों के हाथ गए, कितनों की टांगें गई, बहुत नुकसान हुआ. लेकिन हमको बड़ा फक्र है कि हमारा वो बैच है जो कि कटिंग एज पे था, सबसे आगे हम थे, जबकि हमने मात्र 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे,
ठीक है, 550 किलोमीटर ढाका पे हमारी फौजें एडवांस करके गई थी और हमने जो है तिरंगा झंडा ढाका की राजधानी के ऊपर फहराया था और 93,000 पाकिस्तानी कैदियों ने हाथ खड़ा करके आत्मसमर्पण किया था, अपने हथियार डाल दिए थे। लोग कहते हैं कि आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, हमने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ईस्ट पाकिस्तान देश ही मिट गया और एक नया देश हमने बनाया। तो जो भी कुर्बानी हमको देनी पड़ी, मुझे बड़ा फख्र है कि हम उस कुर्बानी में, हालांकि सिर्फ सेकंड लेफ्टिनेंट थे, लेकिन सबसे आगे थे। दैट वाज द स्टार्ट। इसके बाद मैं लड़ा एज अ मेजर, तकरीबन हर रैंक पे लड़ा हूँ। एज अ मेजर मैं लड़ा इन पंजाब और वहां पे मैं एक सिख कंपनी कमांड कर रहा था, जहां खालिस्तानी टेररिस्ट के खिलाफ उन्हीं के घर बार में वो लड़ाई हो रही थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी वफादारी, जितनी लॉयल्टी मुझे मेरी खालसा कंपनी से मिली, डेल्टा कंपनी 4J&K राइफल्स, वो शायद ही मैंने अपने सर्विस में इतना देखी है। क्योंकि मैंने डायरेक्ट उनसे बात करी, उनको समझाया कि कोई ऐसा परिवार नहीं जिसमें लड़ाई नहीं होती, लेकिन जब पड़ोसी उसका फायदा उठाएं तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। वो लड़के समझ गए और जिस बहादुरी से, जिस सेल्फलेसनेस से वो लड़े, वो काबिल तारीफ है। तो ये थी मेरी सेकंड लड़ाई का एक्सपीरियंस। और हम लोग पंजाब में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में थे, बॉर्डर सीलिंग में थे और हमारी तकरीबन फिर पाकिस्तान से लड़ाई ही शुरू हो गई थी, वो ऑपरेशन ब्रास टैक्स में जब वो हो गया था। उसके बाद मैं लड़ा और ये मेरा सबसे गंभीर युद्ध था, मैं कारगिल में लड़ा और वहाँ पे मेरी पलटन थी 6J&K राइफल, जिसको मैंने कमांड कर रहा था, पाकिस्तान की 29 बलूच और 3rd नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पलटनों के सामने। और वहाँ पे जो भीषण युद्ध हुआ, उसमें तोपें चली, मोटर चले, एंटी टैंक गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, मतलब ऐसा विनाश मैंने नहीं देखा इतनी जोर का। और उसके चलते देखिए, मेरी अपनी पलटन में 6 जवान शहीद हुए थे, 21 घायल हुए थे। एक जवान जिसकी सबसे मुझे दिल में क्लेश होता है, उसकी दोनों आंखें गईं। वो मेरा सबसे बेस्ट वॉलीबॉल प्लेयर था, कमांड लेवल एथलीट था, और उसकी वो अंधा हो गया। यानी बाकी तो जो गए सो गए, मतलब आप मर जाओ तो सब खत्म, आपका खलास, आगे पीछे क्या है आपको तो उसके बाद सुध नहीं रहती उसकी। लेकिन जिसको पूरी जिंदगी अंधकार में निकालनी पड़े, उसका बहुत दिल में दर्द होता है। नायक प्रीतम सिंह मुझे अभी भी याद है, अभी भी वो है बेचारा, मिलता रहता है। तो मेरे 6 जवान शहीद हुए, 21 घायल हुए और उन दिनों लाशें पीछे नहीं भेजी जाती थी। मेरे को उनके अंत्येष्टि क्रिया, उनकी अग्नि देनी पड़ी चिता को। और 6 जब मैंने किए, कोई तकरीबन 6 महीने से कम के अंदर, तो मेरे बाल सफ़ेद तब से हो गए थे जब मैं कोई 40 साल का भी नहीं हुआ था। तो वहाँ पे हमको एक वीर चक्र मिला मरणोपरांत। मेरी पलटन को 4 सेना मेडल मिले और मुझे विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया गया और हमको बहुत सारे और छोटे अवार्ड मिले। 20 हमको चीफ का, आर्मी चीफ का साइटेशन मिला युद्ध में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। तो ये था कारगिल का युद्ध, जिसके बारे में अलग से मैं आपको विस्तार में, हर एक के बारे में विस्तार में बता सकता हूँ। उसके बाद जब मैं ब्रिगेडियर बना तो मुझे किश्तवाड़ भेजा गया। किश्तवाड़ सबसे सख्त इलाका है जम्मू कश्मीर का, जहाँ पे 6,000-7,000 फुट की घाटियां हैं, 14-15,000 फुट के रिज लाइन है। मतलब अगर टेररिस्ट भागे और आपको उसके पीछे दौड़ना पड़े तो आपको ये 6-7 हजार से चढ़ो 17-14-15 हजार, फिर नीचे, फिर ऊपर, मतलब टफेस्ट एरिया है सर्व करने के लिए। और वहां पे टेररिज्म अपनी चरम सीमा पे थी। और वहां पे मैंने जब मैं गया तो मैंने वहां जाके चुन चुन के कमांडर मारने शुरू किए। तो मुझे उन्होंने कहा, साहब बख्शी साहब, तेरे को हम मजा चखाएंगे। तो मैंने समझा शायद मेरे पे हमला करने की कोशिश करेंगे, हेडक्वार्टर पे फायरिंग करेंगे, लेकिन वो नहीं किया। वहां पे 60% मुस्लिम बहुल इलाका है और 40% हिंदू हैं, हिंदू डोगरे। तो उन्होंने दूर दराज के गाँव में जाके हिंदू मारने शुरू किए, औरतें, बच्चे। एक गांव में जाके 5 मारे, टागूड़ वहां पे, फिर
पति महल में, दूसरे गांव में जाके 8 मार दिए टागुड में, और फिर 13 मार दिए गुलाबगढ़ में जाके। औरतें बच्चे वो जो पहाड़ों पे जाते हैं अपने माल मवेशी लेके, वो बुढ़ा बुढ़िया जाते हैं, 80 साल का बुढ़ा, 70 साल की उनकी धर्मपत्नी, और छोटे छोटे बच्चे 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, उनको माल मवेशी लेके वो ऊपर चरगाहों में चले जाते हैं पहाड़ों पे, और वहां वहां जाके मारते थे, क्योंकि गांव में हमने विलेज डिफेंस कमेटी लगा रखी। तो जब तक खबर आती थी 12 घंटे 18 घंटे बीत गए होते थे, पकड़ना मुश्किल होता था, और वो छका रहे थे बस, यहाँ फोर्स लगाओ तो यहाँ मारेंगे, यहाँ फोर्स लगाओ तो यहाँ मारेंगे। 7,500 वर्ग किलोमीटर का वो एरिया था, ठीक है। और मेरे पास थे 2,500 सिपाही। 1 किलोमीटर में एक भी लगाता तो आधा खाली रहता। तो मैं समझ गया कि ये रक्षात्मक होके काम नहीं चलेगा। तो मैं फिर जाके पीछे पड़ा, मैंने पता कराया किस ग्रुप ने मारा है। तो पता चला लश्कर तोयबा के अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर, इन्होंने ये हत्याकांड किए हैं। तो मैंने जाके वहाँ गांव में सारे लोग इकट्ठे किए, धमकी दी कि मेरी तरफ से संदेश दे दो, अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर, तुम्हें जहाँ भागना है भाग लो, हिंदुस्तान की फौज अब हाथ धो के तुम्हारे पीछे, तुम्हें हम जहन्नम के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे, चाहे मुझे 1 हफ्ता लगे, 1 महीना, 1 साल, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, और जब मारूंगा कुत्ते की मौत जला के मारूंगा, क्योंकि तुमने अल्लाह ताला की हुक्म मंजूरी की है। कुरान शरीफ में भी लिखा है कि जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए, और तुमने मारे ही औरतें और बच्चे। इतने बड़े सूरमा हो तो जरा फौज से लड़के दिखाओ, हम तुम्हें बताएंगे। और उनकी तो हवा जैसे बोलते हैं खिसक गई, और वो भागते फिरे हर तरह पागलों की तरह अपनी जान बचाने। और फिर आखिर में मैंने उनको 1 डेढ़ महीने के अंदर एक जंगल के बीच में जाके छुपे थे, खुले मैदान, चौगान बोलते हैं, उसमें एक धोक थी, धोक मतलब हट, शतीर जिसकी ये चीड़ के पेड़ों के, उसमें जाके छुपे। तो जब हमने हमला करने की कोशिश करी तो कोई कवर नहीं था। एक मेरा जवान घायल हुआ, दूसरे के सर के थ्रू गोली चली गई यहाँ से, और वो जिंदा था, फड़फड़ा रहा था। तो जो कमांडिंग ऑफिसर जिसने ऑपरेशन कर रहा था, लेफ्टिनेंट कर्नल लालिन खोसला, बाद में जो लेफ्टिनेंट जनरल बना मेरा, तो उसने मुझे बोला, सर मेरे 2 जवान मारे जाएंगे, इनको जान बचानी बहुत ज़रूरी है, मैं नीचे आ रहा हूँ घेरा छोड़ के। मैंने कहा तू घेरा मत छोड़, मैं आगे तेरे जवान ले जाऊँगा और उनको मैं हॉस्पिटल पहुँचा दूँगा, ठीक है, जैसे तैसे पहुँचाएंगे, और रात रात में पहुँचा देंगे, घेरा नहीं छोड़ना। तो उसने किया, अगले दिन फिर हमला किया, फिर चोटें लगी, बिकॉज कवर नहीं था। तो मैंने बोला ये सब नाटक बंद करो, तुम्हारे पास रशियन फ्लेम थ्रोअर है, थर्मोबारिक, और वो रॉकेट जहां फटता है साहब, वहां 8 मीटर दायरे का शोला आग का बनता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एट द सेंटर। अरे साहब वो जो पूरी झोपड़ी थी जल के राख हो गई, 3 घंटे जली वो, है ना। फिर वो साथ में शहतीर था, किसका, चीड़ का, चीड़ में वो गोंद होती है, तो खूब आग पकड़ती है, वो तो जल के मरे, बहुत बुरी मौत मरे। जब वो ठंडा हुआ वो पूरा, तो हम लोग गए, तो जहाँ रीढ़ की हड्डी है वहाँ एक चूरे की लाइन, ये सबसे मोटी हड्डी इसको बोलते हैं थाई बोन, फीमर, वहाँ चूरे की लाइन, वो लाइनें दिख रही थी। और हाँ, उनके जो 3 AK-47 थे, उनकी लकड़ी पूरी जल गई और बैरल ऐसे मुड़ गया, ठीक है। तो हमने खूब फोटो सारी ली, और जिन जिन गांव में उन्होंने मारा था वहाँ पावर लगाया, और जाके वही पहले लाशों की फोटो दिखाई, हिंदू लाशों की, और फिर ये दिखाया। और साहब ऐसा वहां झटका लगा कि उसके बाद, ये था सितंबर 2001 से लेके तकरीबन पिछले साल तक कोई उन्होंने हिम्मत नहीं करी, हिमाकत नहीं करी हिंदू मारने की। एक किश्तवाड़ में वो जानी दुश्मनी थी तो उसको मारा, वो अलग, लेकिन ये हत्याकांड सब बंद हो गए। और वहां से भी हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ था, लेकिन तमाम हिंदू जो भागे थे वो वापस आ गए। और अगर ये घाटी में किया जाता, आज 5 लाख कश्मीरी पंडित बेचारे घर से बेघर नहीं होते, रिफ्यूजी कैंप में नहीं सड़ रहे होते। तो ये जो पलायन रोका, ये बहुत बड़ी चीज मानी गई थी। और वहां हमने रिकॉर्ड सेट कर दिया, 108 टेररिस्ट मारे हमने 2.5 साल के अंदर, और उस एरिया के लिए वो रिकॉर्ड था। एक मेरे लड़के को अशोक चक्र मिला मरणोपरांत, हाईएस्ट अवार्ड, और मुझे सेना मेडल दिया गया, मेरे जो
कमांडिंग ऑफिसर थे, उनको भी सेना मेडल मिले, बहुत सारे अवार्ड्स हमको मिले वहाँ पे। तो ये थी मेरी एक और भीषण लड़ाई। और उसके बाद जब मैं मेजर जनरल बना तो मुझे राजौरी और पुंछ का जिम्मा सौंपा गया, जो उस वक्त सबसे बदमाश डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो टेररिज्म के लिहाज से सबसे खतरनाक माने जाते थे। वहाँ पे हमने, मेरे से पहले जनरल लीडर साहब ने ऑपरेशन सर्पनाश किया था। तो जो बचे कुचे टेररिस्ट थे वो जाके सारे गांव में, वादियों में मिल गए थे लोगों के साथ, तो उनको ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारा और 1 साल के अंदर हमने उसमें 108 मारे थे और पूर्ण रूपेण शांति वहां पे आ गई, कमर तोड़ दी टेररिज्म की वहां पे। तो ये मेरी आखिरी मेन लड़ाई थी। और एक के बाद एक युद्ध के मैदान में मैं लड़ा हूँ। लोग हैं वो बड़े अच्छे पी स्टेशन में नौकरी करते हैं, बड़े भारी बंगले शंगले मिलते हैं। मैं तो बंकरों में रहा, मेरे पे रेत मट्टी गिरती रहती थी और हम लड़ते रहे और मैं जवानों के साथ सबसे आगे मोर्चे पे जाता था। जब आप ये युद्ध जीत कर आते थे तब माहौल कैसा था? देखिए, जीत का जश्न होता है, जीत में जो जो सेटिस्फैक्शन आती है। एक सोल्जर की लाइफ का पर्पस क्या है? जीत। ठीक है, मैं आपको याद दिलाता हूँ फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ की, जो कि 71 की युद्ध में हमारे रहनुमा थे, जिन्होंने लीड किया वो मैसिव ऑपरेशन। वो हमारी पासिंग आउट परेड पे आए थे नेशनल डिफेंस एकेडमी में, और वो ऐसे बोलते थे जैसे मशीन गन चलती है, जेंटलमैन आई हैव कम टू पास यू आउट, रिमेंबर, ध्यान से सुनिए, रिमेंबर देयर इज नो प्लेस फॉर अ डिफीटेड सोल्जर, ईदर यू विन और यू डाई। अरे इस फौज में एक हारे हुए सिपाही के लिए कोई जगह नहीं है, या तुम जीतो या मर जाओ, ये आगे वापस जिंदा मत आओ हार के कि साहब ऐसे गलती हो गई, ये नहीं मिला, एमुनेशन नहीं आया, ग्रेनेड नहीं चला। ये सब बकवासबाजी नहीं चलती। जीतो या मरो, या करो या मरो, और फौज में कोई दूसरी चीज नहीं है। जीत आपका कर्म है, दुश्मन पे फतेह पाना एक फौज का धर्म है। वो ड्रॉ के लिए भी नहीं लड़ती था, बड़ा अच्छा मैच हुआ ड्रॉ हो गया, कोई ड्रॉ नहीं होता फौज के अंदर, या तो जीतो या हार, या हार या जीत। और जीत फतेह आपका जाति धर्म है। सोल्जर इज बॉर्न टू विन एंड ही मस्ट विन। हार का कोई सवाल नहीं, हार का कोई सवाल नहीं। बट आप लोग सेलिब्रेट कैसे करते थे सर, जीत कर आ गए? हाउ यू यूज्ड टू सेलिब्रेट द विक्ट्री? फौजी इतना सेलिब्रेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे लोग मरे हैं, दुश्मन की तरफ लोग मरे हैं, वो भी किसी माँ बाप के बेटे ही होते हैं। तो जश्न कोई नहीं मनाता, लेकिन हाँ, हर्ष तो बहुत होता है और सेटिस्फैक्शन बहुत होती है कि हमने अपने देश के प्रति अपना फर्ज जो है, अपने नमक का हक अदा किया। और वैसे अगर आप बात कर रही हैं तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। देखिए, रिटायर्ड फौजियों के पास बहुत सारी किस्से कहानी होते हैं। जब एक रिटायर्ड फौजी गांव में बैठता है आग के चारों तरफ, तो बच्चे उसको घेर लेते हैं कि कहानी सुनाओ, लड़ाई की कहानी। तो मैं आपको एक वारदात सुनाता हूँ, वो बहुत ही याद करने योग्य है। मैं कारगिल में लड़ रहा था, हमारा एक पोस्ट था जिसपे बीएसएफ के जवान थे, ठीक है, और उनकी खाकी वर्दी और हमारी हरी वर्दी वो अलग दिखती थी। तो पाकिस्तान समझ गया था कि यहाँ रेगुलर आर्मी नहीं, यहाँ बीएसएफ है। तो वहाँ पे उसने क्या किया कि हमने अपनी एक एयर डिफेंस की, यानी विमान भेदी तोप, ZU-23 ट्विन बैरल होती है, वो हमने लगा के दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए। तो पाकिस्तानी 29 बलूच, बड़ी बदमाश पलटन है इनकी, तो वो बड़े परेशान हुए मार खा खा के वहाँ पे। तो उन्होंने कहा मजा चखाएंगे तुमको भी। तो वो हेलीकॉप्टर से उससे बड़ी तोप लेके आए, जिसको बोलते हैं L60 गन होती है, जिसकी रेंज हमारी रेंज से 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा थी। तो अपनी तोप को उन्होंने हमारी तोप की रेंज के बाहर उसको रखा और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की हमारे पोस्ट पे। उन्होंने गलती ये की थी कि हम लोग ना विंटर के लिए वहां पे मट्टी के तेल, केरोसिन ऑयल के बैरल पहुंचाते हैं, ताकि वो अपनी खाना पीना वो वहां पे ऑयल कुकर पे बना सकें, और क्या कहते हैं, वो अपने बंकर में बुखारी जला के गर्म कर सकें। कड़ाके की ठंड होती है, -40 डिग्रीज, और 40-40 फुट की बर्फ पड़ जाती है वहाँ।
तो उसके लिए वो रखे थे। तो उन्होंने बेचारों ने वो सारे पहाड़ के ऊपर रख लिए ताकि वहां से पाइप लेके हम आसानी से, हमको चढ़ना ऊपर नीचे नहीं पड़े। और वो जब उन्होंने उसको टारगेट किया, और मट्टी के तेल में अगर आप गोला लगे तो आप इमेजिन कर सकती हैं 300-400 फुट की तो लपटें गई, और सबको बेचारों को पीछे बचाव के लिए अपने रिवर्स स्लोप पे आके कवर रखना पड़ा। और फिर उन्होंने एंटी टैंक गन लाई जो कि टैंकों को बर्बाद करती है, और मार मार के हमारे सारे बंकर तोड़ दिए। तो उन्होंने बीएसएफ ने जान बचाने के लिए अपना वो पोस्ट खाली करके वो पीछे की साइड पे आ गए, नहीं तो अगर रहते सामने तो मारे जाते। एक मेरा जवान था लांस हवलदार राजेश सिंह, जिसको बाद में मरणोपरांत सेना मेडल मिला। वो अपनी जो विमान भेदी तोप थी, एयर डिफेंस गन, उसके साथ उसने मोर्चा नहीं छोड़ा। और वो बड़ा बोलता रहा, साहब मैं वापस फायर करूंगा। बोले ना कर भाई हमको ये। तो इतने बेचारे, बिकॉज उनके पास हथियार ही नहीं थे उसको जवाब देने के लिए। तो वो लोग फिर, उनके जो कमांडेंट थे, असिस्टेंट कमांडेंट, उसने बोला भाई बस हो गई है, अभी बच्चों को बचाओ और उनको इस साइड पीछे जाके ले आओ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसके बाद ये जो पाकिस्तानी थे, उन्होंने खूब जब मार लगाई, देखा कि ये तो पिछले स्लोप पे चले गए हैं, तो वो अपने अपने निकले, बंकरों के ऊपर आके भंगड़ा करने लगे कि है माँ का दूध पिया तो मार के दिखाओ। और इन्होंने फायर नहीं करने दिया। तो मैंने कमांड ली थी, तब कमांड नहीं ली थी, ये मेरे आने के पहले हुआ था। तो जब मैंने कमांड ली, बर्फ पड़ चुकी थी, तो आदेश थे कि कोई नहीं चलेगा, क्योंकि वो एवलांच आते थे इसमें कि 100 के 100 आदमी गायब हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं बर्फ के अंदर। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो अपने पोस्ट चढ़ के देखने पाँव से, ताकि मैं एक एक पोस्ट जाके एक एक मोर्चा देख के आऊँगा, तब मैं कमांड संभालूंगा असली में। तो मैं वो आखिरी पोस्ट था, मेरे को ये चढ़ना था, बाकी सब देख लिए थे अपने। तो मैं चढ़ रहा था, बहुत रात में बड़ा थक गया। मैं पहुंचा वहाँ तो वो जो थे बेचारे असिस्टेंट कमांडेंट, वो रिटायर होने वाले थे, वो काफ़ी बीमार था। तो कहला सर मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे इंस्पेक्टर साहब आपको ले जाएंगे पोस्ट में। तो जब सुबह उठ के मैंने कहा कि भाई चलो वहाँ आगे चलते हैं, नहीं सर इसके आगे नहीं जाते। मैं क्यों नहीं जाते? तो बहुत फायर आता था। मैंने कहा भाड़ में जाए फायर, तुम मेरे पीछे आओ, मैं आगे चल रहा हूँ। अभी नो क्वेश्चन कि मैं अपना पोस्ट नहीं देखूंगा, एक एक मोर्चा चेक करके जाऊंगा। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने कहा सारे मोर्चे डिस्ट्रॉयड, तोड़ चुके थे सर। मैंने यहाँ क्या हुआ? बोले साहब एंटी टैंक गन लाए साहब, वो मारा। मैं तो कह रहा हूँ मत जाइए आप, अभी भी वो आपको देख के वो फायर शायर खोला तो आपका जिंदा लाना मुश्किल हो जाएगा। तो खैर एनीवे मैं शट अप, और मैं गया, क्योंकि मुझे आखिरी में दिखा एक मोर्चा जिसमें ये था। तो वहाँ ये छोटा सा था, 5 फुट 2 इंच का, तेरी गढ़वाल का बेचारा। तो ये आया, इसने सल्यूट किया मेरे को। तो कहता है साहब आप नए सीओ साहब हैं? मैंने कहा हाँ बेटा मैं नया सीओ हूँ। तो बोला मैं आपसे साहब अलग से बात करना चाहता हूँ, इनको बोलो जाएं, इंस्पेक्टर साहब को बोलो जाएं। तो मैंने कहा बेटा आप थोड़ा पीछे हट जाए। हाँ बेटा क्या हुआ? कहता साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी फौज की अब बहुत बेइज्जती हुई है। मैंने कहा क्यों, कैसे? तो उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई, कैसे साहब बैरल जला दिए थे, ये लोग सब हट के पीछे गए, सारे बंकर फोड़ दिए, मैं बड़ी मुश्किल से बचा, मेरे को फायर नहीं करने दिया इन लोगों ने। और कहता है साहब लेकिन बात ये है, वो बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती ये है कि ये 29 बलूच के ये जो हरामजादे सामने है, ये अपने बंकर पे आके इन्होंने भंगड़ा किया कि कुछ करना कर सकते हो तो करके दिखाओ। मैंने कहा अच्छा। कहता साहब आपको इसका बदला लेना है, आप कमांडिंग ऑफिसर हैं। मैंने कहा राजेश सिंह तूने अपना फर्ज पूरा किया, बाकी तू मेरे पे छोड़ दे। तो मैं गया वापस, मैंने अपने कमांडर से बात करी कि साहब मुझे वहाँ बीएसएफ नहीं चाहिए, मैं अपनी फौज होना चाहता हूँ। नहीं ऐसे नहीं कर सकते, वो हमारा सिस्टर फौज है, उनके पास हथियारों की कमी है, इसलिए वो गए, लेकिन तुम अपनी एक बड़ी तगड़ी प्लेटून लगाओ। तो शेर सिंह नाम था मेरे जेसीओ का। मैंने कहा भाई तेरी अगली रैंक सूबेदार मेजर बनना है? बोले हाँ साहब। मैंने कहा जा वहाँ पे उस पोस्ट को टर्न अराउंड कर। तो वो जाके उसने सारे, हमारी प्लेटून जैकरिफ की गई, हमने सारे बंकर पेर किए, हमको देखा देखी वो बीएसएफ वाले भी आ गए और उन्होंने सारे बंकर पक्का कर लिए। फिर वहाँ पे मैंने एंटी टैंक गन भेजी, फिर मैंने वहाँ पे
एक तोप भेजी, 75-24 गन होती है जो 11 किलोमीटर मार करती है, और डायरेक्ट साइड पे उसको लाके वो अब वो इतनी खड़ी चढ़ाई थी साहब कि वो खच्चरों पे गए तो वो खच्चर पलट गए। तो फिर मैंने जो वहाँ पे जो लोकल गांव थे, चिलासी बाल्टी जो वहाँ के जो थे, वो पैदा है पहाड़ों में, तो मैंने बोला मैं एक केस रपेटी रम दूंगा अगर तुम जाके ये चढ़ा दोगे। तो वो पूरे गांव के आदमी औरत बच्चे सब लग गए, उसके टुकड़े खोले, हमने गन को डिसमेंटल किया और वो बांस पे लाद लाद के सब चढ़ा दिया उन्होंने। वहां हमने असेंबल करी ये। मैंने कहा जब लड़ाई के लिए तैयार हो मेरे को बताना, मैं आऊंगा लड़ाई देखने। ये लड़ाई जो ट्विन बम्प की लड़ाई वो था पहाड़ का ना, तो वो साहब वो बोला साहब हम लोग रेडी हैं। तो मैं वहाँ पहुँच गया अपने सूबेदार मेजर के साथ, और रेडियो सेट लेके मैं पहुँचा। जो सबसे ऊंचा बंकर था उस पोस्ट पे, वहाँ मैंने देख लिया ताकि मैं पूरी लड़ाई देख सकूं अपनी आंखों से। और फिर मैंने आदेश दिया कि तमाम जो यहाँ पे हमारी गन्स हैं, तमाम गन दुश्मन की पोस्ट को एंगेज करो, ठोको इनको। तो दाड़ 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 वहाँ पे फायर शुरू हुआ साहब, बाप रे, धुएं के बादल। तब वो जो तोपें थी वो सरदार थे उसके ऑपरेटर, बैटरी सरदारों की थी। तो वो वहां से नीचे से बोले साहब जी सानू भी हुक्म दो। तो मैं कहा तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मैंने बोला तमाम गन्स। तो बोलो अच्छा साहब। उन्होंने साहब वो तोप, बड़ी भारी तोप जो 11 किलोमीटर मारती है, तो आप हिसाब लगाओ कि 1100 मीटर पे कितनी जोर का वो धमाका होगा जो 11 किलोमीटर गोले को गिरा सकता है। उन्होंने अपनी तोप से फायर शुरू किया उस पोस्ट पे। यार नजारा देखने वाला था, ठीक है। 85 राउंड फायर किए, एक के बाद एक, धाम धाम धड़ाम धड़ाम। अरे गुब्बार धुएं के वहां उस पोस्ट से शुरू हो गया पाकिस्तानी। और सारे जो वहां ना वो संगड़ बनाते हैं, मतलब पत्थर जोड़ जोड़ के मोर्चे बनाते हैं। खोदना मुश्किल होता है पहाड़ में, सारे बिल्कुल चट्टान होती है, तो वो पत्थर के वो किलाबंदी करते हैं। तो वो पत्थरों के तो झरने शुरू हो गए। मतलब मैंने पहली बार जिंदगी में देखा जैसे पत्थरों का झरना बह रहा, गड़गड़ 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 करके। और वहां से पाकिस्तानी चिल्लाए, ग्राई पागल हो गए हो क्या, बंद करो, बस करो, बस करो। तो हमारा अच्छी तरह से बहुत इनकी तो अरे हालत पस्ता हो गई है पाकिस्तानियों की। तो थोड़ी देर के बाद साहब जो मेरा रेडियो डिटैचमेंट का जो था लड़का, जो मेरे साथ रेडियो लेके खड़ा था, रेडियो सेट, कहता सर सर वो देखो। मैंने कहा क्या बेटा? कहता सर सफेद झंडा खड़ा कर दिया। सफेद झंडा खड़ा करना लड़ाई के मैदान में मतलब साहब हमारी बस हो गई, माफ कर दो, बस हम हथियार हाथ खड़े कर रहे। सफेद झंडा अगर दुश्मन दिखा दे इसका मतलब सरेंडर साहब, बस बस। उन्होंने सफेद झंडा दिखा दिया कि साहब अब छोड़ दो। तो मेरे को भी दिख गया। तो मैंने उसको पूछा तेरे को दिख रहा है? अब जब कोई चीज साफ दिख रही हो और बेचारा वो बोले अपने कमांडर को कि साहब वो सफेद झंडा साहब खड़ा कर रहे हैं, तो मैंने बोला तेरे को दिख रहा है? तो बेचारा बड़ा हैरान हुआ कि क्या एक साहब को दिख क्यों नहीं रहा है। तो उसने दूरबीन से देखा था, हाँ साहब। मैं कहा तेरे को दिख रहा है? बोला नहीं सर। वो समझ गए। मैंने कहा देखो बकवास नहीं चल रहा कि ये इन्होंने मार मारी यहाँ, तो तब रोके थे साले ये लोग। इनको ऐसा मार मारो कि इनकी नानी याद आ जाए आज यहाँ पे। और कोई सफेद झंडा अंडा कुछ नहीं है, चबा के खा ले सफेद झंडा अपना, मैंने नहीं छोड़ना इनको। और मारा साहब, 1 घंटा और मार मारी उनके। वो सब अपना फॉरवर्ड स्लोप छोड़ के पीछे जाके छुप गए, ठीक है। तो फिर जवानों ने बोला सर जवाब नहीं दे रहे, मजा नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने कहा ओके फायर रोको। देखा कोई जवाब नहीं आया। मैं कहा फिर मारो 10 मिनट। तो फिर 10 मिनट मारा। फिर उसके बाद मैंने सूबेदार मेजर साहब को बोला साहब सीटी बजाओ, फायर बंद। तो सीटी बजाई, फायर बंद किया। तो फिर मैंने कहा सब जवानों को हुक्म दें कि वो अपने अपने बंकरों पे निकल कर आए। और फिर हमने कहा भंगड़ा करो। समझ गए कि अगर तुमने माँ का दूध पिया है फायर करके दिखाओ, है हिम्मत तो करो फायर। हम लोग खुले में आके डांस कर रहे हैं, है हिम्मत तो करके दिखाओ सब। वो ऐसे डरे कि वो तो साहब पीछे छुप के बैठ गए। और आप जीत का जश्न बोल रही थी, तो अगर एक बार हमने मनाया है तो ये वारदात है कि इसको बोलते हैं ना, धो दिया उस पोस्ट को,
बैंड बजा दिया और वो हिम्मत नहीं पड़ी उसकी फिर वो चुलबुली करने की या इस तरह के कोई तमाशे करने की, जो जो खासकर पाकिस्तानियों को आदत है। चीनी ऐसा नहीं करते, वो ज़्यादा गंभीर लोग हैं, ठीक है, वो चुलबुली नहीं करते, बेमतलब के लिए फायर करना, ये करना, वो करना, तंग करना, वो नहीं करते थे। इनको, इनके लिए वो बोले ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो हमने लगाई लात और तोपों से मारा इनको। तो ये जश्न की अगर आप बात करें तो जश्न एक बार हमने जरूर मनाया है। फिर आपने बात की अबाउट द टेक्नोलॉजी, द मेजर डिफरेंस बिटवीन पहले और अब में ये है अबाउट द टेक्नोलॉजी, और एआई अब टेक ओवर कर रहा है हर जगह। हाउ मच डू यू थिंक एआई विल हेल्प इंडियन आर्मी? नॉट विल हेल्प, इज ऑलरेडी हेल्पिंग द इंडियन आर्मी। देखिए ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ये जो रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है बच्चे, उसके अंदर ये मेजर काम कर रहे हैं। ना सिर्फ ये दुश्मन की हरकत को पकड़ लेते हैं, दुश्मन के मूवमेंट, हमले को ये अर्ली वार्निंग देते हैं, लेकिन मिसाइल ठोक के, रॉकेट ठोक के उसको, टैंकों को बर्बाद करते हैं, गन्स को बर्बाद करते हैं, और बड़ा कहर ढा रहे हैं रशिया के ड्रोन्स। वो ईरान के शाही ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं मास के लिए, और उनके जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इस्कंदर्स, उनके जो कालीबीर क्रूज मिसाइल्स हैं, और फिर हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं किंजाल, ये सारे तो कहर ढा रहे हैं। यूक्रेन का कोई शहर खड़ा नहीं है आज के दिन, खंडर बना दिए हैं पूरे। तो ऑलरेडी बहुत रोल प्ले कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आगे वाले दिनों में और करेगी। अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स होंगे, अनमैन्ड नेवल व्हीकल्स होंगे, अनमैन्ड सबमरीन, अनमैन्ड सरफेस क्राफ्ट, वो सब आ रहे हैं। और फिर जो हमारे आजकल बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वगैरह में है, वो अनमैन्ड गाड़ियां कर रही हैं ताकि इंसान को खतरा कम हो। तो ये तो दिस इज़ द फ्यूचर, ये होगा। और हमारी फौज भी काफ़ी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, अभी आपने सुना होगा कि हम प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीद रहे हैं, जिसने कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढा था, अयमन अल जवारी को काबुल में मार गिराया था, ओस्मानी को मारा था इराक के अंदर। तो ये ड्रोन हम भी ले रहे हैं, और ऑलरेडी हमारे पास सर्चर ड्रोन इजरायली, हेरॉन ड्रोन्स इजरायली, और कामाकाजी ड्रोन्स भी हैं जो कि अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं दुश्मन पे ठोक के। दिस इज द फ्यूचर, एआई इज द फ्यूचर। सर, जो आप अभी यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में बता रहे हैं, लोग और कंट्रीज दो अलग अलग इसमें डिवाइड हो गए, कोई रशिया को सपोर्ट करता है, कोई यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। बट इंडिया किसे सपोर्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? और क्या इतना जरूरी है रशिया को, यूक्रेन को लाइक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना? लुक, बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिका के उकसाने से ये युद्ध शुरू हुआ है। उन्होंने इतना तंग किया रशियंस को, जब तक कि उनको हताश होकर हमला नहीं करना पड़ा, तब तक उन्होंने मतलब छेड़ना बंद नहीं किया। और जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान आजकल, पहले भाई होते थे, आज दुश्मन है, बिल्कुल वही कहानी है। ये स्लाव हैं दोनों, यूक्रेनियंस और रशियंस, एक ही रेस। और आज उनको जानी दुश्मन बना दिया है एक दूसरे का। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान को बटाया और लड़ाया, वैसे इन्होंने वहां पे किया है। तो ये कहना कि सारी गलती रूस की है, ये माफ कीजिए, ये सही नहीं है। जो अमेरिकन भी, जैसे कि हेनरी किसिंजर और प्रोफेसर मीर शाइमर वगैरह, वो सब कह रहे हैं कि हमने उकसाया है बेवजह, और अब लड़ना चाहते हैं रूस के साथ आखिरी यूक्रेनियन तक। यानी खुद तो अपने फौज नहीं भेजी, ये कायरता है। अगर आपको इतना वैमनस्य है रूस से, तो खुद लड़ लो ना भाई, हवस पूरी कर लो। ठीक है, आप आइए मैदान जंग में, ताकि वो भी आपको थोड़ा दिखाए क्या मजा क्या होता है ये लड़ाई का। अभी तक तो अफगानिस्तान से, इराक से लड़के जीत गए वगैरह, तो खुद नहीं लड़े, यूक्रेनियंस को लड़ा के मरा रहे हैं। ये मेरा एक बहुत नैतिक, मैं समझता हूँ, तौर से गलत है। इधर पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, एक दूसरे, एक छोटे देश को लड़ा के मरवाना बड़े देश के खिलाफ। और वो भी रूसी भी जो है, उन्होंने भी अपना हाथ रोक के रखा है। ये वही रूस है जिसने जर्मनी को शिकस्त दी थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, हिटलर को हराया था।
और तब इनके 25 करोड़, आंकड़ा सुन लीजिए, 25 करोड़ सिपाही और सिविलियन शहीद हुए थे। करोड़ अकेले तकरीबन हराया है इन्होंने जर्मनी को, नाजी जर्मनी को। और लड़ाई चली थी साहब, उन्होंने हमला किया, मॉस्को तक पहुंच गए, राजधानी तक। वहां से खदेड़ 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 के ईस्ट यूरोप से पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया इत्यादि पार करते हुए ये जर्मनी पहुंचे और बर्लिन जाके इन्होंने फतेह की। लड़ते तो ये बड़े सख्त लड़ाके हैं, लेकिन हाथ काफी रोक के लड़ रहे हैं। और रूस में आक्रोश ही इस चीज का है कि ये खुल के नहीं लड़ रहे, ठीक है। और उनको जो प्रेगोजिन अभी वागनर का जो था, उसने बड़ा हल्ला किया, वो इसीलिए किया था कि साहब आप पूरा जोर क्यों नहीं लगाए। तो पुतिन भी जो है वो चाहते हैं कि ये हमारे भाई हैं, ये आ जाएं। लेकिन रूसी कुछ अफसर आए थे मेरे पास, तो मैंने उनको कहा भाई देखिए, हम भी भाई भाई थे पाकिस्तान के साथ, आज जैसी दुश्मनी और वैमनस्य है शायद ही किसी और से हो। और कौरव और पांडव भी भाई भाई थे, लेकिन जैसे वो लड़के मर गए एक दूसरे के साथ, तो जब युद्ध है तो युद्ध है। फिर युद्ध को दया से लड़ना ये एक क्राइम है, क्योंकि वो युद्ध लंबा खिंच गया है। जो ये 3 महीने में खत्म कर सकते थे, ये साहब अब 1.5 साल तो हो गया, और ये 3 साल 30 साल चल जाए अगर इसी पेस पे चलता रहा तो कुछ पता नहीं इसका। हम रूस यूक्रेन युद्ध को बड़े पैनी नजर से देख रहे हैं, क्योंकि 70% हमारे हथियार रूसी हैं। जैसे मैंने बताया, T-72 टैंक, T-90 टैंक रशियन है, जो हमारी ग्राड बैटरीज हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर रशियन है, जो कि स्मर्च हैं रशियन है, 130 मिलीमीटर 122 मिलीमीटर तोपें रशियन है, ठीक है। हमारे युद्धपोत काशिन क्लास डिस्ट्रॉयर्स, किलो क्लास सबमरीन रशियन है, रूसी ओरिजिन के हैं। हमारे फाइटर MiG-21 रशियन है, पहले MiG-23 27 हुआ करते थे, अब रिटायर हो गए, अब MiG-29 है, Su-30 है, ये सब रशियन है। हेलीकॉप्टर रशियन है। तो हम तो देख रहे थे कि साहब ये वेपन सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या रही, और हम बड़े ध्यान से इसलिए देख रहे हैं कि कैसा इसका रहा है नतीजा। और हम देख रहे हैं कि एयरफोर्स का इस्तेमाल तो तकरीबन हुआ ही नहीं, ज्यादातर तो मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो हमको भी अब ये सब चीजें, ये लेसन्स लर्न्ड, सबक सीखने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सबक ये है, ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा सबक ये है कि रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं। जितने हथियार रूस के पास हैं शायद ही किसी और देश के पास है, ठीक है। 50,000 तो टैंक है, नए पुराने सब जोड़ के। लेकिन उनके पास मैन पावर की कमी है, बंदों की कमी है। और वो बंदों की कमी उनको बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि पहले पुतिन साहब तो इसको लिमिटेड वॉर कह रहे थे कि स्पेशल ऑपरेशन है, ये तो पूरा युद्ध है ही नहीं। तो उन्होंने मोबिलाइज नहीं करने दिया। 1.5 लाख की फौज से हमला किया, 2.5 लाख की यूक्रेन की फौज थी, और वो लड़ाई के दौरान उन्होंने बढ़ा के 5 से 6 लाख कर दी। इनके साथ जीप बाहर आ गई थी, और पिछले साल सितंबर में इनको मजबूरन 3 लाख रिजर्विस्ट बुलाने पड़े, अब जाके फिर मोर्चा इनका संभला है। नहीं तो ये तो एक पर पिटने की कगार पे आ गए थे। अरे भाई, वो 1.5 लाख की फौज को 5 लाख 6 लाख की फौज से कब तक लड़ाओगे? वो थक जाएंगे लड़के, 5 6 7 महीने 8 महीने लड़े हैं वो लोग। और हमारी फौज में, आपको हैरत होगी सुन के, 13 लाख की हमारी फौज थी। कोविड के दौरान 3 लाख, सॉरी 2 लाख से आपकी फौज कम कर दी गई है। आपको मालूम है? ये नहीं मालूम, हमारे देश में पता ही नहीं। हर साल हमारे 60,000 बंदे रिटायर होते हैं, ठीक है। और 3 साल हमने कोविड के नाम पे सब भर्ती बंद कर दी, सब भर्ती बंद कर दी। बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है साहब। अगर आप डिफेंस पे खर्चा नहीं करना चाहते तो आपको महंगा पड़ रहा है। 2 लाख 60,000 60,000 60,000 1,80,000 गए, उनकी रिप्लेसमेंट नहीं आई है। अब भर्ती शुरू हुई है, वो भी 60,000 जो होते थे हर साल, वो काट के आपने 43,000 कर दिए। तो साहब आपकी फौज तो आज के दिन 2 लाख से कम हो गई है, और आप लड़ना चाहते हैं पहाड़ों में।
जहां एक आदमी को हिलाने के लिए 10 आदमी चाहिए, 1:10 रेशियो फॉर अटैक। हम कह रहे हैं हम लेना चाहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, जो कि हमारा हक है, लेकिन फिर आपको फौज काटनी तो नहीं, बढ़ानी पड़ेगी। और ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। जब आपने पूछा आज की फौज और कल की फौज में क्या फर्क है, तो ये कहना कि हम साहब केवल टेक्नोलॉजी से लड़ लेंगे, तो मेरा परामर्श ये है, रशिया यूक्रेन का युद्ध देख लो, टेक्नोलॉजी के बावजूद मैन पावर की जरूरत पड़ी है। प्लीज डोंट इग्नोर मैन पावर, और घटिया और सस्ती मैन पावर मत लाइए। यू मस्ट पुट योर बेस्ट। इसा पुलिस में बेस्ट जाएं, वो ज्यादा जरूरी है। कमाल है साहब, चीन से लड़ने के लिए, पाकिस्तान के लड़ने के लिए हमारा थर्ड रेट जो मैन पावर है आप इस्तेमाल करना चाहिए। ये हम बुड्ढों को तकलीफ जरूर है, और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तजुर्बे को दरकिनार ना करें, प्लीज दरकिनार ना करें, प्लीज सोच लें। सबको अच्छे से ही सोचते हैं, वो बोले कि एवरीबडी वांट्स टू डू वेल बाय द कंट्री, लेकिन तजुर्बा तजुर्बा बहुत जरूरी है। तो आपके करियर का, आर्मी करियर में कोई ऐसा ऑपरेशन जो बहुत ही मुश्किल था? नहीं, सबसे मुश्किल मतलब डिग्री ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टी तो वो कारगिल का ऑपरेशन। और मुझे याद है कि एक बार वो जो पाकिस्तानी थे, हमारा काकसर गांव था, जो खच्चर घोड़े पोर्टर पोनी जो जाते थे, याक शाक, वो उस गांव से जाते थे। तो पाकिस्तानियों ने इस गांव को निशाना साधा, और सुबह सुबह मैं उठा तो मैंने देखा कि गांव के बेचारे लड़के भागते आ रहे हैं, बख्शी साहब मारे गए, माथे से खून के झरने बह रहे, सिर फट गए, ये हो गया वो हो गया, तोपें चल रही थी, धड़ाधड़ फायर हो रहा था, और भागे जा रहे थे। तो मेरे को एकदम फिक्र पड़ा कि अगर ये भाग गए तो मैं पानी कैसे पहुंचाऊंगा पोस्टों पे। यानी जो हमारे 16-17 हजार के पोस्ट, 7,000 नाले से जो ऊंचाई से पानी खच्चर या चढ़ाते थे पानी पीने का। सर्दी में तो वहां 60-40 फुट बर्फ पड़ जाती है, तो उसको बर्फ पिघला पिघला के आप आराम से जी सकते हैं, ठीक है। लेकिन गर्मी के अंदर, उस वक्त गर्मी थी, जून का महीना था, वो अगर चले जाए तो पानी भी नीचे से जाता था, खाना पानी राशन एमुनेशन वो सब कौन पहुंचाते थे? ये मेरे पोर्टर पोनी। तो उन्होंने गांव पे मारा, और वहां औरतें बच्चे वो सब भागे। तो मैंने कहा ये गांव वाले भाग रहे हैं, तो मैंने एकदम अपनी जीप बुलवाई और मैं चढ़ा ऊपर। अब मेरे भी जवान, जब भी मैं जाता था तो वो मेरा वो स्टार, वो जो फ्लैग है मेरी रेजिमेंट का फ्लैग, जो कि केसरिया और लाल है, जैसा आपने लाल, तो जो दूर से दिखता है, तो वो उन्होंने चढ़ा दिया। अब मेरे को लगा भी यार अब तो फायरिंग हो रही है, ये इसको नहीं डालना चाहिए, लेकिन मतलब फिर शान में फर्क पड़ता है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, चलने दो। तो हम जब ऊपर पहुंचे, जैसे ही पहुंचे, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर था, वो जो बैठ के तोपखाने को जो फायर गिरा रहा था, उसने देखा कि इनका तो कमांडिंग अफसर आ गया है गांव में। तो जितनी तोपें थी पाकिस्तानियों की साहब, वो आस पास मीलों दूर दराज के इलाकों उन्होंने वहां इकट्ठी करी, और बोला साहब इसको जिंदा वापस नहीं जाने देना। मतलब एक आदमी को मारने के लिए उन्होंने वहां पे तोपों का फायर, मोटर का फायर वो शुरू कर दिया। और वो सपाट मैदान, फ्लैट पठार जिसको बोलते हैं ना, वो था कक्सर का गांव। और गांव में तोपे चल रही, बम फट रहे, आग लग गई घरों में, और वो भाग रहे थे, सिविलियन तो भाग गए। तो मैं बड़ा रुका, मत जाओ मत जाओ। तो साहब हम भीख मांगेंगे, लेकिन हम यहाँ नहीं रहे, मरना नहीं चाहते हम। और वो भागने शुरू हो गए बेचारे। अब सिविलियन थे, क्या करता, बड़ा रोकने की कोशिश करी, नहीं। एक उनमें लड़का था अली अली, वो काफी काफी हेल्प करता था मेरे को। वो लगा, हम लोग खुद में बाल्टी लेके पानी डाल डाल के घर में आग बुझानी शुरू। तब वहां पे एक बेचारी बूढ़ी महिला थी, और उसकी बेटी, और उसकी बेटी बेचारी गर्भ से थी, शी वाज प्रेग्नेंट। और ताक से एक बम फटा, उसके लगा, बेचारी उसका वहीं पे अबॉर्ट हो गया हमारे सामने, और उसकी माँ ऐसे कान पे हाथ रख के चीखे मार रही, और वो भी चीखे मारे, और हमें समझ ना आए
अब हम डॉक्टर तो थे नहीं कि भाई इसको क्या, हम क्या कर सकते हैं, पट्टी बांधे क्या करें, गाँव को तो मतलब सिर्फ तो अम्मा अम्मा मत रो, मैं डॉक्टर भेज रहा हूँ करके मैंने बोलना शुरू किया, और क्या करते। जी। उतने में वहां पे तनातन गोले फटने शुरू हुए। उन्होंने तोपों का फायर, पहले मोटर का फायर हो रहा था, अब तोपों का फायर शुरू हो गया। और साहब 105 मिलीमीटर तोप के गोले जब फटने शुरू हुए तो आवाज आती है शड़ाक, जैसे कपड़ा फट रहा होता है ना वहां पे। और मैंने देखा एक सेंट्री पोस्ट था हमारा, वो पक्का मोटी लकड़ी का होता है, धाम से सारा बम फटा और उसके चीथड़े, नो सेंट्री पोस्ट मतलब वो वहां पे। और बड़े बड़े ढेले वो जो लोहे के ना, वो इधर जा रहे उधर जा रहे। वहां पे वो याक थी, वहां एक बम फटा तो 2 याक मर गई हमारे सामने। और बाकी याक जो थी वो भागने के बजाय वो सारी उसके पास आके जैसे ना आंखों से आंसू आ रहे। अब है तो गाय, तो मेरे जवान विजय साहब गाय मर जाएगी, गाय, मैं कहा, तुम मर जाओगे। अलग इकट्ठे बंच मत हो, फायर के अंदर बंच नहीं बन। तो उसने में मेरे कमांडर को पता चला, उन्होंने आवाज सुनी था धूम धड़ाम, कभी इतनी जोर का फायर कभी वहाँ कारगिल के इलाके में नहीं हुआ था। तो वो कमांडर साहब मेरे थे, ब्रिगेडियर सतवीर, उन्होंने मेरे एक्सीडेंट से पता, तेरा सीओ किधर है, उससे बात कराओ, ये इतना फायर क्यों हो रहा है। बोले साहब सीओ तो ऊपर गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है? गाँव गाँव में बड़ा फायर हो रहा है सर। उसने रेडियो पे मेरे को लिया, बख्शी तो पागल है, वहां से हट, मैं एक अपना कर्नल नहीं खोना चाहता, खाली नाक कट जाएगी हमारी, ये वो। मैं कहा सर ये गांव वाले सब भाग रहे हैं, मैं इनको रोक नहीं करें। कहता तू जाने दे इनको, मैं और तेरे को ला दूंगा लद्दाख से, पोर्टर पोनी मैं तेरे को दूंगा यार, ये मेरी जिम्मेवारी है, तू ये गांव के पीछे क्यों पड़ गया। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने कहा कि अपने ड्राइवर ने मेरी गाड़ी खड़ी की हुई थी, बड़ी मुश्किल से हम लोग वहां पहुंचे। तो मैंने कहा भाई तू, ड्राइवर का देखा तो बेचारे के हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। ठीक है, तो मैं कहा बेटा गाड़ी चला लेगा, नहीं तो पैदल चले। तो कहता नहीं नहीं साहब, उसने 2-3 सांस ली, कहता सर बैठो बैठो जल्दी बैठो। फिर हम लोग बैठे, वहां पे उसने ज़ूं करके निकाली, और जहां मैं उन्होंने निकाली, उन्होंने देखा ये जा रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है, तो धड़ 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 धड़। अभी भी कई बारी जब मेरे को नींद खुलती है तो मेरे को सब नहीं याद आते कि कैसे वो जो 100 गज थे वो पटार के एज तक। और वहां से सड़क भी पहाड़ की आप जानते हो ऐसे, अगर थोड़ा ड्राइवर का हाथ मेरा ऐसे ऐसे हुआ होता, हम पलाटी खाते तो सीधे 1,500-2 हजार फुट नीचे जाके शिंगो नदी में ही रुकती गाड़ी। ठीक है, और वो फायर के थ्रू जो वहां किसी तरह बच के आए, तो नीचे आए तो वहां दिखते नहीं थे, वहां जाके हमने सांस में सांस ली और बचे। और फिर हाँ कमांडर साहब ने अच्छा किया, उन्होंने वो गांव तो पूरा भाग गया, वो आए नहीं, वो कितने 1.5-2 साल नहीं आए वापस अपने गांव में कि साहब की तो यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं श्राप लग गया है इसका। जिस तरह आप सुना रहे हैं, ये पिक्चरों में देखते हैं हम, बट दिस इज द रियल लाइफ स्टोरी। रियल लाइफ। वही लाइक आप बता रहे हैं कि सपने में भी कभी कभी आता है, ऐसे होता है जैसे आप उठ गए, पहले के इंसिडेंसेस कभी पसीना ठंडा आया होता है क्योंकि हम मेरे चीथड़े उड़ सकते थे। जी। अरे मरना तो आप छोड़ दीजिए कि गोली लग गई मर गया, लाश आ गई वापस जला दिया, चिता जला दी, और चिता नहीं, वो लाश नहीं बचती, वो एकदम गोला पड़ता है, जी जी जी। फाड़ देता, मतलब पूरा शरीर वहां पे, अंतड़ी इधर और सिर उधर और ये इधर वहां पे। तो बहुत मुश्किल जब आप बात कर रही है, तो फौज में तो मुश्किल है प्यारे। फौज में मौज, बिग सैल्यूट टू यू। फौज में मौज नहीं है जी, फौज में मौज नहीं है। आपके रिटायरमेंट के बाद आपने यू हैव रिटन मोर देन 35-40 बुक्स, और कुंडलिनी के ऊपर कुछ किताबें आपने लिखी हैं, करेक्ट? माई क्वेश्चन हियर इज कि कुंडलिनी को अवेकन कैसे किया जा सकता है? आई मीन सच में ऐसे होता है कि यू गेट ऑल दोज पावर्स, आपके अंदर इंट्यूशन आ जाता है कि कब क्या होने वाला है, यू गेट ऑल सेंसेस एकदम आपके पावरफुल हो जाते हैं? That's a good question. देखिए मैंने किताबें रिटायरमेंट के बाद तो काफ़ी लिखी हैं, लेकिन मैंने शुरू किया था लिखना एज ए कैप्टन, मुझे शौक था। और जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो मेरे गुरु ने मुझे कहा कि अब समय आ गया है कि तुम लिखो। और लिखने में क्या है कि वो बोले जो जागा त्वम ऋचा कामयन्ते, जो जागा त्वम ऋचा कामयन्ते, ये ऋचाएं
अमृत ऋचाएं ये इन्फोस्फेयर में घूम रही हैं और वो अवेकेंड माइंड्स को ढूंढ रही हैं, जहाँ वो आके, जैसे कि आप बिजली का वो लाइटनिंग कंडक्टर होता है, वहाँ से नीचे आके इस मृत्यु लोक में आके प्रवाहित हो सकें, वो थॉट्स, वो इंस्पिरेशन। तो ये मैंने अपने गुरु से सीखा था और अभी तक मैं अपने जीवन में कोई 45 किताबें लिखी हैं। ज़्यादातर ये सेना के ऊपर हैं, मिलिट्री साइंस, मिलिट्री आर्ट वगैरह के ऊपर, अपने जो ऑपरेशंस के ऊपर मैंने उनको लिखा है। बट अब देखिए, हिंदू जो आश्रम है, वो बोले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास, ये हर जीवन में होना चाहिए आइडियल लाइफ के अंदर। अब हमारा रिटायरमेंट के बाद वानप्रस्थ आ गया, तो काफ़ी मेरे अपने गुरु महाराज से जो सीखा था उसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रचार करने की। एक तो होता है पितृ ऋण, कि जिस माँ बाप ने हमको पैदा किया, हम अपना वंश आगे चला के उनका ऋण पूरा करते हैं। और दूसरा होता है गुरु ऋण, कि जो गुरु ने मेरे को दिया, वो जो कर्ज है मेरा, वो मैं प्रचार करके गुरु की टीचिंग्स का मैं आई कैन गिव इट बैक और पे इट बैक। तो ये पे बैक मैं आजकल कर रहा हूँ। जहाँ तक कुंडलिनी का है कि मैं जो मेरे को साधना सिखाई गई थी, जो मंत्र साधना सिखाई गई थी, वो कुंडलिनी जागरण के लिए ही है। मेरे को कुंडलिनी का एक्सपीरियंस, तो देखिए हर किसी का एक्सपीरियंस एक जैसा हो ये अनिवार्य नहीं। जितनी अलग अलग टेम्परामेंट्स हैं वैसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। और ये कोई एब्राहमिक रिलीजन जैसा नहीं कि सबका बिल्कुल एक होगा, यूनिफॉर्म होगा। बोले हिंदू धर्म में देखिए, अगर आप इमोशनल हैं तो आपके लिए भक्ति योग है, अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं तो ज्ञान योग है, अगर आप एक्शन ओरिएंटेड है तो कर्म योग है, नहीं तो राज योग है। अलग अलग टेम्परामेंट्स, अलग अलग वे ऑफ साधना। सो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो था, देखिए, इट वाज मोर वैदिक। जब मैं अपने गुरु के जंगल में जाके साधना कर रहा था, उस शांति में, असीम शांति वन की, तो मेरे को एकदम एक्सटेसी, मतलब कि आनंद का अनुभव हुआ था। वो कहते हैं कुंडलिनी जागृत होती है, सोम आनंद की अवस्था नीचे आती है। हमारी चेतना को क्या कहा जाता है? सच्चिदानंद। सत्य, ये सत्य है, ये जीवित है, जड़ नहीं है, पत्थर नहीं है, अपना जीवन महसूस करते हैं आप। और आनंद, जब चेतना का हमको अनुभव होता है तो सच्चिदानंद कहा जाता है। और वही मेरे आत्मन जो है वो ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, एकत्व है उसमें। जो हम वो कहते हैं ना, बहुत अलग अलग चीज़ें देखते हैं बाहर, वो एक्चुअली रूटेड, जैसे एक माला होती है, एक माला में हजारों मोती होते हैं, लेकिन सब एक धागे में पिरोए जाते हैं। वो जो धागा है वो चेतना है, वो चेतना के धागे में पिरोई दी जाती है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, आप कुंडलिनी जागरण की कोशिश करते हैं, तो आप में क्रिएटिविटी बढ़ती है, नंबर एक। आप में जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी हो जाती है, और आपकी इंट्यूशन जगती है। क्या होने वाला है आपको भास हो जाएगा, कि ये होने वाला है। और लड़ाई के मैदान में सिक्स सेंस बहुत पावरफुल हो जाता है। सिक्स सेंस जो है बहुत जरूरी सेंस, इट इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। एंड आई वुड एडवाइज ऑल पीपल, जो भी एनीबडी हु हैज टू फेस कॉम्बैट, हैज टू फेस डेथ, मस्ट मेडिटेट, मस्ट मेडिटेट। आपने कौन सा योग अनुभव किया था, ये जो आपने जितने योग बताए हैं अभी? मेरा, अब आप इसको टेक्निकली राजयोग में इसको समझ सकते हैं। हठ योग इज फिजिकल आसन। तो आसन्स में इतने ज़्यादा नहीं करता था, बस गिने चुने आसन। लेकिन मैं 7-7 घंटे, जब छुट्टी आता था फौज में, एनुअल लीव 2 महीने की बहुत अच्छी चीज़ है। आप चाहे बाल बढ़ाओ, चाहे साधु बन जाओ, फौज को कोई आपसे लेना देना नहीं उस टाइम। तो मैं गुरु के आश्रम चला जाया करता था, और मैं एक टाइम पे 7 घंटे बैठ के लगातार ध्यानावस्था में रह सकता था। 7 घंटे कंटिन्यूअस, with no sense of time, all sense of time gone, all sense of place gone। एकाग्र चित्त इतना हो जाता था, तो कोई भूख प्यास कुछ नहीं, पानी पिया नहीं पिया कोई ख्याल नहीं आता था।
उसका तो ये, और वो जंगल में था बिल्कुल, जहाँ एज इट इज, वहाँ तो मुझे सांप भी काटा हुआ है। अच्छा, जंगल में जब आप ये करने काफी कुछ देखा हुआ है फौजी आदमी ने जीवन में। जी। एक सक्सेसफुल ये जो मिलिट्री करियर अगर किसी को बनाना है तो उसके लिए क्या एक कोर सिस्टम या वैल्यू सिस्टम होना ज़रूरी है? इसी हमारी फौज आपको वो वैल्यू सिस्टम देती है। जो भी फौज में आता है, जब हम चेटवुड मोटो है हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, एक जो मेन मोटिवेशन हॉल है, वहाँ पे स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। आपका देश सर्वप्रथम है, हमेशा पहले आना चाहिए, ऑलवेज एंड एवरी टाइम, हमेशा हर हमेशा आपका देश सर्वप्रथम है, सर्व से पहले आपका देश आता है। उसके बाद द मेन यू कमांड कम नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं आपके जवान, उनकी चिंता करना, उनका ख्याल करना, उनको अच्छा खाना मिला है कि नहीं मिला, अच्छी ट्रेनिंग मिली है कि नहीं मिली, अच्छा साजो सामान मिला है कि नहीं मिला, दैट शुड बी योर ब्लडी वेल नेक्स्ट कंसर्न। कंट्री, द मेन, योर ओन ईज, कंफर्ट एंड सेफ्टी कम लास्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। आपका अपना निजी आराम, सेफ्टी, ये सब लास्ट आना चाहिए। ज्यादातर हम अपने जीवन में ये मूल्य वैल्यूज सिस्टम को उल्टा करते हैं। हम अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं कि मुझे अच्छा कार मिले, बंगला मिले, ये मिले, दौलत मिले, धन दौलत, ऐशो आराम है, और उसके बाद मेरे और कोई आता है, और देश का तो हम सोचते ही नहीं, और तभी विनाश की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हमारा मूल्य सिस्टम, वैल्यू सिस्टम ठीक हो, अथर्ववेद में भी राष्ट्र का वर्णन है, और राष्ट्र को देवी माना गया है। इला, मही, सरस्वती, ये देवियां, ये राष्ट्र की देवियां। आप अपने देश को एक देवी मानकर आप उसकी पूजा करें तो आपको कभी गलत नहीं होगी इन योर वैल्यू सिस्टम। और जैसे फौज में बोलते हैं ड्यूटी, ऑनर, कंट्री, मैं सिर्फ इसको रिवर्स करूंगा, कंट्री, ड्यूटी, ऑनर। मेरा देश, मेरा फर्ज और हमारी इज्जत, देश की इज्जत सर्वप्रथम, मेरी रेजिमेंट, मेरी पलटन की इज्जत नंबर 2, और तीसरी है मेरी इज्जत। अगर ये ड्यूटी, ऑनर, कंट्री, अगर आप ये जो मंत्र है इसको धारण कर लें, आप कभी गलत नहीं जाएंगे, आप गलत कदम नहीं उठाएंगे, आप कभी रिश्वत नहीं खाएंगे। एक हथियार खरीदने में आप रिश्वत नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये हथियार मेरे देश को बचाने के लिए चाहिए, जो बेस्ट से बेस्ट है आप लेंगे। वैल्यू सिस्टम ये अपनी वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, जो हम खुद चुनते हैं। जी जी सर, आपने एक अभियान चलाया था कुछ समय पहले, नेताजी की मूर्ति नेताजी की मूर्ति स्थापित करने का, गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे। तो और हमने अभी सुना भी है कि और आप और भी अभियान कुछ करने वाले हैं। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस एज द फाइनल क्वेश्चन। देखिए, कोई 10 साल हमने एक अभियान चलाया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज, इसने असली में भारत को आज़ादी दिलाई है। मैंने एक किताब लिखी है, बोस और गांधी, हु मेड इंडिया फ्री। क्या दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। क्या ये सत्य है, या ये सत्य है कि आज़ाद हिंद फौज के 60,000 सैनिक थे, जिनमें से 26,000 शहीद हो गए, कुर्बानी दे दी अपने देश को आज़ाद करने के लिए। और जिस जंग में 26,000 शहीद हो, आप उसको अहिंसा बोलेंगे? आप तो तमाचा मार रहे हैं उन शहीदों के मुंह पर, उनकी माओ के मुंह पर, जिनके जो पुत्र थे, जिन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन साहब, ये तो अजब देश का हमारा निजाम है कि साहब, जो जेल गया वो ज्यादा ऊंचा है कि मैं तो जेल गया साहब, हमने लाठी खाई। अरे लाठी तो हमारी भैंस भी खाती है, हर भैंस को मिनिस्टर थोड़ी ना बनाया जाता, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम, जब तक कि जीवन मौत का सवाल नहीं आता, जो कि लड़ाई के मैदान में आता है,
तब तक वैल्यू सिस्टम नहीं आता। तो नेताजी के अनफॉर्चुनेटली आज़ादी दिलाई नेताजी बोस ने और आज़ाद हिंद फौज ने, लेकिन राज सौंपा गया नेहरू जी को और वो जो बाकी लोग जिन्होंने चरखे काटे, जिन्होंने बोला साहब हमने उपवास किया, और इतना रोए अंग्रेज हमको उपवास करते देख कि रोते रोते आंखें सुजा के चले गए। बकवास। आप इतिहास पढ़िए, आप लंदन में जाके ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स पढ़िए, तो आपको समझ आएगा कि अंग्रेज गए तो केवल और केवल ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सैनिक अभियान था उसकी वजह से भारत की फौज में जो है रिवोल्ट होने वाला था। 25 लाख की फौज थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी और 40,000 गोरे थे। तो अंग्रेज समझ गए कि अगर इन्होंने कल हथियार उठा लिए हमारे बरखिलाफ तो हम 2 दिन नहीं टिक पाएंगे। कहाँ 25 लाख, कहाँ 40,000। ठीक है, तो इसलिए वो चुपचाप चले गए। और वैसे भी उनको थोड़ा असमंजस था लंदन में, तो साहब 18 फरवरी 1946 को रिवोल्ट हो गया था रॉयल इंडियन नेवी में। पतलून खिसक गई थी इनकी, और उसी दिन पैथिक लॉरेंस को भेजा लॉर्ड को कि साहब आज़ादी की बातचीत शुरू करें। तो आज़ादी मिली थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से। 10 साल से हम अभियान चला रहे थे कि नेताजी की मूर्ति चावड़ी बाजारों में मिलती है और बाकियों के लिए शक्ति स्थल और राजघाट और क्या क्या 100 एकड़ की जमीन है वहाँ पे, लेकिन नेताजी को आपको मूर्ति बेचारे जो गरीब लोग हैं उन्होंने किसी चावड़ी बाजार में किसी कोने में गंध के ढेर के साथ आपको मिलेगी। तो हमारी बड़ी एक ख्वाहिश थी कि नेताजी की मूर्ति राजपथ, जो अब कर्तव्य पथ हो गया है, वहाँ पे होनी चाहिए। और इंडिया गेट के पीछे देवयोग से एक खाली छतरी थी जहाँ कभी किंग जॉर्ज 5 का पुतला होता था। तो हमने बड़ा अभियान चलाया कि साहब यहाँ पे लोगों ने उठा के पुतले को फेंक दिया था, वो रिक्त स्थान था तब से खाली था। तो यहाँ पे नेताजी की मूर्ति होनी चाहिए। हमें बहुत खुशी है, बहुत हर्ष है कि मोदी जी ने ये बात सुन ली और उन्होंने उस पर तुरंत एक्शन किया। और आज कर्तव्य पथ पे इंडिया गेट के पीछे नेशनल वॉर मेमोरियल के सामने वो छतरी जहां कभी किंग जॉर्ज 5 का पुतला होता था, तो वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट की 80 टन की मूर्ति है, सल्यूट करते हुए अपने देश को। ठीक है, ये वहां लगी, बहुत हर्ष हुआ हमें और पूरे देश में एक हर्ष की लहर फैल गई थी उस वक्त, क्योंकि ये बहुत सिंबॉलिक कदम है। नेताजी को रीइंस्टेट करना, पब्लिक रिकग्निशन देना उनके बलिदान के लिए, उनके साहस के लिए, उनकी हिम्मत शुजात के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। और आज मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री मोदी जी से, आपके थ्रू, आपके सौजन्य से मैं उन तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही उनके कानों तक ये पहुंच जाएगा वो तुरंत एक्शन करते हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि जो ऐतिहासिक प्रक्रिया प्रधानमंत्री जी आपने शुरू की थी, नेताजी की मूर्ति कर्तव्य पथ पर लगाकर, जो कि राजपथ हुआ करता था, वहां लाकर आपने एक बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को आप पूर्ण करिए। आजाद हिंद फौज 60,000 की, जिसमें 26,000 सैनिक शहीद हुए थे, उनके लिए एक पत्थर नहीं है इस देश में जहां उनके नाम लिखे। तो मेरी आपसे विनती है, निवेदन है कि नाम ना भी हो, क्योंकि उनकी सारी फाइलें शाइलें जला दी गई थी, बाकी अंग्रेज डिस्ट्रॉय कर गए थे, लेकिन हमारे शहीदों के लिए, आज़ाद हिंद फौज के लिए एक वॉर मेमोरियल, एक शहीद स्मारक अपनी राजधानी दिल्ली में बनना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही ये उनके कानों तक पहुंचेगी इस पे एक्शन होगा, क्योंकि वो बहुत तुरंत एक्शन करते हैं। जैसे उन्होंने मूर्ति स्थापित कराई है, एक ये वॉर मेमोरियल बन जाए तो जो हमारे पितरों की आत्माएं भटक रही हैं, 26,000 शहीद और 26,000 का आंकड़ा समझने वाला, नेशनल वॉर मेमोरियल पे कितने नाम हैं? 26,680। 13 लाख की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में से 47 से लेकर आज तक 26,680
शहादत हुई है, कुर्बानी हुई है। और ये 60,000 की फौज ने 2 साल के अंदर 26,000 यानी 44% की कुर्बानी दे दी थी। इनके लिए सिंगापुर में एक शहीद स्मारक बनाया गया था, जो लॉर्ड माउंटबेटन ने जाके बारूद से उड़वा दिया था। लेकिन खुशी की बात यह है कि सिंगापुर के भारतीय मूल के नागरिकों ने जेब से पैसा खर्चा करके वहां म्यूजियम बना, एक वॉर मेमोरियल बनाया है नेताजी का, INA का, आजाद हिंद फौज का। तो हमारे देश में भी आजादी के 75 साल बाद भी ये वॉर मेमोरियल नहीं बना, ये बड़ी ग्लानि की बात है। ये लानत है उन प्रीवियस सरकारों पे। लेकिन अब समय आ गया है, हमें विश्वास है कि ये हो जाएगा। हमारा ये सपना कि उन 26,000 शहीदों को उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी का जो उनको इज्जत बख्शनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो मिलेगी। एक वॉर मेमोरियल, एक बिफिटिंग वॉर मेमोरियल, एक संग्राम मेमोरियल, एक शहीद स्मारक, ये हम दिल्ली में बनता देखेंगे, उपयुक्त स्थान पर बनता देखेंगे। चाहे लाल किले के आगे बनाए, जहां मर्जी बनाना चाहते हैं, सरकार उपयुक्त समझे, लेकिन जहां जनता जाके श्रद्धांजलि दे सके, उनके वंशज उनके पितरों को श्रद्धांजलि दे सकें। अगर वो ये करेंगे, जो भटकती आत्माएं हैं, वो उनको शांति प्राप्त होगी और वो इस देश को बहुत बहुत आशीषें देंगे, बहुत बहुत वो ब्लेसिंग्स हमको देंगे। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। इट वाज अ पावरफुल कॉन्वर्सेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी जर्नी के बारे में जानकर जैसे रोंगटे खड़े हो गए। एंड आपके जज्बे को, आपके करेज को, फ्रॉम मी एंड माय एंटायर टीम, it's a big salute sir। जय हिंद।